दोस्तों नमस्कार। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेवल फर्स्ट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लेवल सेकंड के लिए है, और लेवल सेकंड के अंदर भी साइंस वालों के लिए भी है और साथ में एसएसटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेवल फर्स्ट सेकंड और साथ में साइंस और एसएसटी जो है उन सब के लिए कॉमन टॉपिक बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि पिछले कई दिनों से बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि आर्ट्स वाले बच्चे कह रहे हैं सर हमारे कुछ टॉपिक ऐसा बढ़ाओ जो हमारे काम का भी हो। तो आज हम कुछ ऐसा शिक्षण विधियों का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से एग्ज़ाम में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, और शिक्षण विधियों की इस टॉपिक को हम इतनी थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। रिट के अंदर लिए आपकी इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ कभी जब आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दोगे तब भी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। यानी यही जो मैटर मैं करवा रहा हूँ ये आपके सेकंड ग्रेड के अंदर उतना ही लाभकारी जितना आपके रिट के अंदर है। तो थोड़ा सा इसको हम डीपली पढ़ेंगे और हर चीज़ में आपको यहाँ साथ में लिखता चलूँगा, आप साथ में नोट करते चलो। तो थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं यहाँ बोलता जाऊँ और ये लास्ट में इसको ख़त्म हो गया। साइंस में अपने टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक और थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन आराम से कवर हो जाए। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। यानी जब टीचिंग करवाएं, टीचिंग के दौरान हम किन किन सामग्रियों का उपयोग करें जिससे क्या है बच्चों के अंदर लर्निंग यानी जिसको अधिगम बोलते हैं वो ज़्यादा हो, बच्चों को पढ़ने में क्या हो रहे थोड़ी सी सुविधा रहे, आसानी से क्या कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हो आसानी से बच्चों को याद हो जाए, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री वाला टॉपिक जो है इसमें आपके रिट के अंदर जो मेथड के क्वेश्चन वो आएंगे, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे हर, यानी रिट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल कोई भी हो किसी के अंदर हर सब्जेक्ट में आपके 10 क्वेश्चन मेथड के आते हैं। तो इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री में से मेथड के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे हर फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल साइंस आर्ट्स सब के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये मानो कि आप अगर साइंस के हो तो साइंस के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, एसएसटी की हो तो एसएसटी के अंदर भी 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर लेवल फर्स्ट के हो तो लेवल फर्स्ट के अंदर भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। और हर सब्जेक्ट के अंदर है ये, साइंस के अंदर है, मैथ्स के अंदर भी हैं, इसके अलावा जैसे आप पढ़ते हो एसएसटी वाला एसएसटी पोर्शन उसके अंदर भी आपकी ये रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसके 2 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ना है। तो आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं, और इसका टॉपिक का नाम क्या है शिक्षण सहायक सामग्री। तो चलो इसको स्टार्ट करें, और थोड़ा सा आप कॉपी वगैरह अपने साथ रखें, उस कॉपी में आप साथ साथ लिखते चलें। तो इस टॉपिक का नाम क्या है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री इसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग एड्स, टीचिंग लर्निंग एड्स बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। और इस शिक्षण सहायक सामग्री में अब देखो कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं वो थोड़ा सा आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ कि शिक्षण सहायक सामग्री में जो है ना हम सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ है क्या, ये क्या चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा सा आपका कंसेप्ट बन जाए, एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि हमें क्या क्या इस चीज़ में इस टॉपिक में कौन कौन सी बातें हमारे सिलेबस के अंदर आती है। तो एक इसका मेथड यानी इसके मेथड के शिक्षण सहायक सामग्री में इसका अर्थ है यानी मीनिंग क्या है। सेकंड पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषाएं, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है। तो कई बार एग्जाम में डेफिनेशन भी आ जाती हैं, तो थोड़ी परिभाषा भी हमें इसमें याद रखनी है, कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखवाऊंगा मैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या, यानी जब इसको टीचिंग में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें तो उपयोग करने का इसका हमारा उद्देश्य क्या, एम क्या है हमारा, क्यों काम में ले रहे हैं, उसका उद्देश्य करेंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री का टीचिंग में इसकी क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या आवश्यकता और इसका क्या महत्व है शिक्षण सहायक सामग्री का शिक्षण क्रिया में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होती है, उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यानी गुण होते हैं वो गुण करेंगे। और उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री जो है जब आप इसको काम में लो तो काम लेने के दौरान उसमें कौन कौन सी हमें सावधानियाँ, प्रिकॉशंस कौन कौन सी सावधानियाँ हमें कौन कौन सी रखनी है वो हम थोड़ी सावधानी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री है उनके कौन कौन से प्रकार हैं, और प्रकार में उसको अलग अलग टाइप से इसको क्लासीफाइड करते हैं, किस आधार पे बांटने का आधार कौन सा है, उस आधार से कितने प्रकार होते हैं। वो प्रकार करने के बाद फिर हम इसमें मुख्य शिक्षण सहायक सामग्री जो हमारे काम में आती है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन शिक्षण सहायक सामग्रियों हम क्या करेंगे अलग से, तो थोड़ा इसको यानी नंबर वाइज सबको डिटेल से पढ़ेंगे।
तो ये हमारा एक पूरा शेड्यूल रहेगा इस टॉपिक के अंदर। तो आज हमारा पहला पॉइंट जो है ना वो शिक्षण सहायक सामग्री है क्या। अब देखो शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना इसके नाम कौन कौन से, देखो 2-3 नाम याद रखने। एक तो इसका ये नाम है, इसको शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं, एक तो ये यानी टीचिंग लर्निंग एड्स भी बोलते हैं, या इसको ये कई बार बोलते हैं कि अधिगम सहायक सामग्री, अधिगम सहायक सामग्री भी बोलते हैं, इसको अधिगम सहायक सामग्री भी कहते हैं। या इसको दोनों को मिला दें ना, दोनों पॉइंटों को मिला के इसका नाम रख दें तो इसको कई बार ये बोलते हैं कि शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री बोलते हैं। टीचिंग लर्निंग एड्स क्या बोलते हैं इसको, वैसे पूरा नाम टीचिंग, मेन नाम इसका यही है लर्निंग एड्स, टीचिंग लर्निंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। या इसका एक नाम और जो आप कॉमनली अधिकतर किताबों में लिखा आता है, जनरली इसी नाम से इसको हम जानते हैं, और वो उसका नाम क्या है, सर्वे दृश्य सामग्री, सर्वे दृश्य सामग्री बोलते हैं। या स्कूल के अंदर जो इस सामग्री के अलग से, पहले आजकल तो नहीं आता, पहले अलग से इसके लिए आते थे, बजट आता था हर टीचर के लिए अलग से 2000 रुपये का आता था बजट पहले छोटी क्लासों के लिए, कि बच्चे को पढ़ाने के लिए इसके लिए शिक्षण सहायक सामग्री आप खरीदो, और उनको खरीद के फिर बच्चों को उनको दिखाओ ताकि टीचर्स जो हैं उनके जेब से पैसे न लगें। तो गवर्नमेंट उसके लिए व्यवस्था करती है 2000 रुपये की। तो उस अवस्था में उसका अलग से एक नाम था, उसको बोलते थे TLM, ध्यान रखना क्या बोलते थे इसको, कि TLM बोलते, TLM का बजट आया स्कूल में। तो TLM का मतलब क्या है, कि T मतलब क्या है, टीचिंग, वही नाम है सेम, L का मतलब क्या है, लर्निंग, और M का मतलब मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, जहाँ लेकिन एड्स वहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री। तो TLM भी बोलते हैं। तो इस यानी इसके अलग अलग नाम है, सबका नाम आपको जोड़ोगे तो सबका अर्थ एक ही है। तो इसलिए नाम थोड़ा याद रखने हैं, शिक्षण सहायक सामग्री लिखा हुआ जाए या अधिगम सहायक सामग्री लिखा हुआ जाए, यानी अधिगम में कौन कौन सी सामग्री सहायक बच्चों के अधिगम में सहायता करें, शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचर को शिक्षण क्रिया में सहायता करे, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री मतलब शिक्षण में भी सहायता करे, अधिगम में भी सहायता करे, और सर्वे दृश्य सामग्री यानी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या देख सुन दोनों कर सकते हैं, और TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो TLM है इसको शॉर्ट लिखते हैं, शॉर्ट में इसका नाम आता है कई बार। ये तो है शिक्षण सहायक सामग्री है, इसके नाम थोड़े से आपको याद रखने हैं। अब देखो शिक्षण सहायक सामग्री जो है, अब है क्या, इसका अर्थ क्या है। जब सबसे पहले जो है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पहली जो है ना ये सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी जो है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण जो हुआ ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण, तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात कही गई कि इसके लिए एक अनुशंसा की गई कि बच्चों के लिए शिक्षा जो हो ना, वो शिक्षा क्या हो, बाल केंद्रित हो, क्या हो, एजुकेशन क्या हो, बाल केंद्रित हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, और इससे क्या है, बच्चे का क्या हो, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्या हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। और इस बाल केंद्रित शिक्षा और बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु फिर यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने यहाँ पर एक अनुशंसा की, यानी उसने एक थोड़ा सा गाइडेंस दिया या गाइड किया, उन्होंने अनुशंसा किया कि शिक्षण क्रिया जो है उस शिक्षण क्रिया में, या अधिगम बच्चे जो अधिगम करे उस अधिगम क्रिया में कुछ ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे क्या वो शिक्षण क्रिया और साथ में क्या बच्चों के द्वारा होने वाली अधिगम क्रिया दोनों थोड़ी सी क्या हो जाए, सुलभ हो जाए, सरल हो जाए, आसान हो जाए। इसलिए उसने यहाँ पर क्या किया, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जो है उसके अपनाने पर क्या है 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर क्या इस पर विशेष रूप से बल दिया गया। तो यह ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगम सहायक सामग्री के लिए अनुशंसा की गई या उस पर बल दिया गया,
या 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों का क्या हो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इस हेतु किसका उपयोग करें, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखो है क्या ये, अगर इसको थोड़ा सा अभी मैंने कहा था ना कि इसने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या कहा कि बच्चों के द्वारा अधिगम क्रिया सरल हो जाए, सहज हो जाए, आसान हो जाए, रोचक हो जाए। साथ में क्या है, शिक्षण क्रिया, शिक्षक के द्वारा होने वाले शिक्षण क्रिया भी क्या है, शिक्षक के लिए आसान रहे, सरल हो जाए, ताकि पढ़ाने में उसको मजे आए, उसके लिए रोचक हो जाए, ताकि बच्चों के पास अधिक ज्ञान पहुंच पाए। इन क्रियाओं के लिए क्या सहायक सामग्री उपयोगी है। इसका मतलब इसके अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, परिभाषा सरलतः या सामान्यतः रूप से हम इसको बोलना चाहें, तो अभी जो मैंने पॉइंट बोले उन पॉइंटों को हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। अब देखो कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है क्या, तो इसमें क्या लिखोगे, वह सामग्री लिखना चाहिए ना अगर, तो वह सामग्री या उपकरण, वह सामग्री या उपकरण, या बोलते साधन, कोई साधन भी हो सकता है, या साधन जो विषय वस्तु, मतलब जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, विषय वस्तु मतलब जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, विषय वस्तु को रोचक यानी रुचिपूर्ण बना दें, वह सरल व सुविधापूर्वक यानी उसको ग्रहण करने में कोई दिक्कत ना आए, सुविधापूर्वक ग्राही या ग्राह्य बनाने के लिए पाठ विशेष तथा परिस्थिति विशेष में शिक्षक अपनी अंतर्दृष्टि, शिक्षक अपनी अंतर्दृष्टि व अनुभव के आधार पर चयन करते हैं या स्वयं बनाते हैं, उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री या क्या बोलेंगे, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि शिक्षण क्रिया व अधिगम क्रिया को रोचक बनाने, सरल बनाने, विद्यार्थी के द्वारा सुविधापूर्वक ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए शिक्षक क्या करता है, यानी विषय वस्तु जो है जो पढ़ा रहा है उसको देखते हुए, परिस्थिति देखते हुए, मतलब परिस्थिति का मतलब क्या हुआ, यानी उसके पास कौन कौन से साधन उपलब्ध है जिनको उपयोग में ले सकता है वो, उसके पास कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए शिक्षक क्या है, या तो क्या करे वो स्वयं बनाए, लिखा है ना इसमें, शिक्षक क्या करे अपने अनुभव के आधार पर क्या करे स्वयं बनाते हैं, या क्या करते हैं कोई वस्तु मिल जाए उसका चयन करें, कहीं से भी वस्तु मिल जाए उसका चयन कर ले या खुद बना ले, स्वयं बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहा जाता है। तो इसकी थोड़ी सी हमने क्या लिखा है, अपने शब्दों में इसको लिखा है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। तो दोबारा एक बार सुन लो कि शिक्षण सहायक सामग्री वह वस्तु है या उपकरण हो सकता है या वह साधन है हमारे पास जो क्या करता है, शिक्षण व अधिगम क्रिया को सरल बनाए, रोचक बना दे और सुविधापूर्वक क्या है विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण योग्य बना दे। और इसके लिए क्या करता है शिक्षक, परिस्थिति को देखते हुए या विषय वस्तु जो है उसकी कंडीशन को देखते हुए या तो कहीं से वो उसको चयन करता है, अगर पढ़ी है तो उसको चयन करके लाएगा, या कहीं पर उपलब्ध नहीं है तो शिक्षक उसको अपने अनुभव के आधार पर उसका निर्माण करेगा, और निर्माण करके जिसका उपयोग करे उसको क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहा जाता है। ये तो क्या हमारी एक जनरल सी परिभाषा है किसकी, शिक्षण सहायक सामग्री की। अब देखो शिक्षण सहायक सामग्री जो है
अगर इसका हम शिक्षण क्रिया में उपयोग करें या विद्यार्थी के द्वारा अधिगम क्रिया हो रही है उस दौरान शिक्षक उसका उपयोग करे, मिला के बोलते शिक्षण अधिगम क्रिया में इसका उपयोग किया जाए शिक्षण सहायक सामग्री का। उस दौरान क्या है, अगर बच्चे के सामने वो विषय वस्तु के साथ में उस सामग्री का उपयोग करे तो बच्चे के अंदर क्या है, उससे क्या है प्राप्त ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। उसके अंदर दिमाग के अंदर एक छाप बन जाएगी, एक पिक्चर बन जाएगी। और वो कहते हैं कि एक बार जो दिमाग में पिक्चर बन जाए ना वो कभी मिटती नहीं है, तो प्राप्त होने वाला ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो इससे शिक्षण सहायक सामग्री के लिए आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप पॉइंट लिख सकते हो ऐसे, और क्या लिखोगे कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री से शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी जो है, शिक्षार्थी अध्ययन के प्रति प्रेरित होकर, यानी अध्ययन के प्रति क्या होता है वो थोड़े से मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होकर पाठ्य पुस्तक अध्ययन के प्रति क्या होंगे, वो थोड़े प्रेरित होंगे और जो किताब है उसके पढ़ने के प्रति उनकी क्या बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, किताब की तरफ क्या होंगे, वो आकर्षित होते हैं। तो पाठ्य पुस्तक की ओर, पाठ्य पुस्तक की ओर आकर्षित होता है तथा स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है, स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री से विद्यार्थी जो है वो अध्ययन के प्रति क्या होगा, प्रेरित होगा। और अगर अध्ययन के प्रति उसकी थोड़ी सी प्रेरणा आ गई, मोटिवेट हो गया, तो क्या करेगा, पाठ्य पुस्तक पढ़ने का उसका क्या करेगा, मन करेगा, उसकी तरफ क्या होगा, वो आकर्षित हो जाएगा। और आकर्षित होगा तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ेगा, तो प्राप्त ज्ञान क्या हो जाएगा, वो स्थायी हो जाएगा। तो यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो है विद्यार्थी में ज्ञान को क्या करती है, वो स्थायी ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करती है, एक साधन के रूप में काम आती है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। और अगर हम एक वैज्ञानिक है बर्टन की एक हिंदी में परिभाषा बाद में लिखेंगे, थोड़ी सी एक इंग्लिश की एक लैंग्वेज है शिक्षण सहायक सामग्री के लिए, एक बहुत बढ़िया एक थोड़ा सा एक लाइन है जो आपको याद भी रखनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है। और वो लाइन क्या है कि ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज, यानी वे दोज सेंसरी, क्या है, दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेज विच इनिशिएट, यानी चालू करती है, इनिशिएट, स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स्ड लर्निंग। यानी क्या कहता है बर्टन, क्या बोलता है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो है ना शिक्षण सहायक सामग्री, वो क्या करता है कि वे सेंसरी ऑब्जेक्ट, यानी संवेदनशील पदार्थ है, ये बोल सकते हो। संवेदनशील पदार्थ में क्या है, हो सकता है कि कोई सजीव वस्तु आ जाए, वो सेंसरी ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो, या कोई इमेज हो, काल्पनिक इमेजिंग कोई हो, तो काल्पनिक वस्तु भी हो सकती है। तो यानी सेंसरी ऑब्जेक्ट यानी संवेदनशील कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या इमेज, या कोई काल्पनिक इमेज भी हो सकती है। विच इनिशिएट, जो प्रेरित यानी चालू करता है, शुरुआत करता है, स्टिमुलेट यानी प्रेरित करता है, एंड रीइंफोर्स्ड मतलब क्या करता है, उसको अभिप्रेरणा देता है या उसको मोटिवेट करता है लर्निंग, यानी शिक्षण के लिए लर्निंग करता है। तो कहने का मतलब क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री वे सामग्री है, क्या है, ये वे सामग्री या संवेदनशील ऑब्जेक्ट है या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो विद्यार्थी को यानी अधिगम के लिए क्या करें, पहले तो क्या करें, इनिशिएट करें, प्रारंभ करें, प्रेरित करें, स्टिमुलेट करें, एंड रीइंफोर्स यानी उसको पुनर्बलित करें। किसके लिए, लर्निंग के लिए। उनको क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स या शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। तो इसका मतलब
शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना वो क्या करती है, विद्यार्थियों के दिमाग में एक बिंब या प्रतिबिंब का निर्माण कर दे, जिससे क्या अधिगम क्या होता है, स्थायी होता है। अब देखो इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो आप कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री या सामग्री से छात्रों के मस्तिष्क में एक बिंब यानी एक इमेज बनती है, एक बिंब निर्मित होता है। क्या होता है कि बिंब का निर्माण होता है। तो यानी मैं हर चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ, जो आपको याद करनी है वो डायरेक्ट ऐसे बोल जाऊँगा तो आप निकल जाएगी, आपको ध्यान में ही रहेगा, भूल जाओगे। ये चीज़ लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आपको नोट भी करनी है, याद भी रखनी है थोड़ी, ये जो लिख रहा हूँ वो याद रखनी। ज़्यादा मैं जो इसके अलावा और भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको, वो थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी लिखने वाली जो चीज़ है ना लिख रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ढंग से लिखना है। तो ये शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री क्या है, छात्रों के मस्तिष्क में क्या है, एक बिंब का निर्माण करती है, जिससे प्राप्त होने वाला ज्ञान क्या रहता है, स्थायी रहता है। अब देखो एक चीनी कहावत है, चीन में एक कहावत थी, एक चीनी कहावत है, यानी इसका उपयोग क्यों ज़्यादा जरूरी है कि चीनी कहावत क्या कहता है कि मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। क्या है कि अगर मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो मैं याद रख पाता हूँ, और अगर मैं खुद करता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड, यानी मैं समझ सकता हूँ, यानी उसको मैं आई कैन नॉट फॉरगेट, यानी मैं कभी भूल नहीं सकता, यानी आई कैन अंडरस्टैंड, यानी मैं समझ सकता हूँ। तो तीन चीज़ें हैं, अगर मैं सुनता हूँ तो सुनने के बाद आदमी भूल जाता है, अगर थोड़ी देखेगा तो उसको थोड़ा याद रख सकता है, थोड़ी दिन याद रहेगी वो, और अगर उस यानी चीज़ को आदमी अपने हाथों से करे, खुद करके देखे तो वो ज़िंदगी में कभी भूलता नहीं है। तो यानी एक चीनी कहावत है ये, और कहावत क्या है कि आई सी, मैं देखता हूँ, आई रिमेंबर। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आई डू, सेकंड पॉइंट क्या है कि आई डू, ये सॉरी पहला क्या है कि आई हियर, यानी सुनता हूँ, आई हियर, आई फॉरगेट, यानी मैं सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ। दूसरा क्या है आई सी, आई रिमेंबर, मैं देखता हूँ तो मुझे याद रहता है। और तीसरा क्या है आई डू, आई अंडरस्टैंड, यानी मैं समझता हूँ। यानी ये तीन चीज़ें हैं, ये इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आई हियर, मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ तो मुझे याद रहता है, और अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं क्या है समझ जाता हूँ, यानी मुझे समझ रहती है, यानी मैं कभी भूलता नहीं हूँ। इसका अर्थ है अगर हम इसको अपने भाषा में, भारतीय भाषा से कहना चाहिए ना, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि वंस सीइंग इज बेटर देन 1000 हियरिंग। कहने का मतलब है यानी 100 बार, क्या लिखा है, वन सीइंग इज बेटर देन 1000 हियरिंग, यानी एक बार देखा हुआ 100 बार सुनने से बेहतर है। यानी एक बार देख लिया वो ज़्यादा अच्छा है, कितने 100 बार क्या करें सुनने से अच्छा है। इसलिए आप बच्चों को बोलते हैं ना, कई बार छोटे बच्चे हैं कि कोई चीज़ याद नहीं होती, आप बोलते हो उसको लिख के याद करो। अगर हम कई बार चीज़ देखते हो ना, आप कोई कंपटीशन एग्जाम की जिस तैयारी कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ आप किताब लेके ऐसे पढ़ते रहते हो, लेट के पढ़ते रहते हो, तो दिमाग में जाती नहीं, वो रीडिंग मारते रहते हो। लेकिन अगर उसको आप देख कॉपी पेन लेके साथ बैठो, साथ लिखो कॉपी के अंदर, तो वो आपको ज़्यादा याद रहती है। तो इसका मतलब यानी एक बार देखना 100 बार सुनने से क्या होता है, बेहतर होता है। तो इसको आप यूँ बोल सकते हो कि एक बार देखना है वो 100 बार सुनने से क्या है, बेहतर है। और इसका मतलब चीनी कहावत है, जिसका मारिया मोंटेसरी जो है ना, मारिया मोंटेसरी, जिसने
शिक्षण के लिए काम किया, यानी कि बच्चों किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने भी इन चीनी कहावत जो है इसका उपयोग करके मारिया मोंटेसरी पद्धति दी है शिक्षण के लिए। तो आई हियर, मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ याद रहता है, और अब मैं करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ, मुझे भूलता नहीं। आई कैन नॉट फॉरगेट, यानी मैं भूल नहीं सकता। और एक बार जो है ना देखा हुआ 1000 बार सुनने से क्या होता है, वो बेहतर होता है। ये 2-3 बातें याद रखनी है। और ये किसकी है, ये है किसके लिए, ये सारी चीज़ें हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री हमारे लिए क्यों जरूरी है, कारण क्या है ये। तो इस कारण को हम इस 3 भाषाओं से समझ सकते हैं। अब देखो, अगर इसको आप कहना चाहो तो हम इसको थोड़ा यूँ कह सकते हैं। देखो, इस बात को आप यूँ बता सकते हो, जैसे अगर मैं थोड़ा इसको अलग पेज में कर दूँ, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ी याद रखनी है। टीचिंग एड्स के बारे में लाइन लिखी है जो मैंने कहीं से भी इधर उधर से देखी है। अब देखो, टीचिंग एड्स के बारे में क्या बात कही गई है कि टीचिंग एड्स में वी रिमेंबर 20%, यानी हम 20% ही याद रख पाते हैं ऑफ व्हाट वी हेयरिंग, यानी जब हम जो सुनते हैं ना, जो भी सुन रहे हैं उसका हमें 20% याद रहता है अगर सुनते हैं तो। वी रिमेंबर 30% ऑफ व्हाट वी सी, और अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो देखी हुई चीज़ का हमें 30% याद रहता है। तो मतलब सुना हुआ कम याद रहता है 20%, और देखा हुआ क्या है 30% याद रहता है, ज़्यादा याद रहता है। और तीसरा क्या है, वी रिमेंबर 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर। कहने का मतलब है दोनों को मिला दो ना, साथ देखें और साथ सुने, दोनों करें, तब आपको कुल 50% याद रहता है उस चीज़ का। और अगर वी रिमेंबर 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, व्हाट वी से एंड डू, यानी हम कहें और हम करें, हम जो कहें साथ में और साथ में उस चीज़ को करें, तो हमें उस चीज़ का 90% क्या याद रहता है। तो कहने का मतलब वही बातें वापस आ गई, सुनते हैं तो हमें क्या रहता है, सिर्फ 20% याद, देखते हैं तो 30%, दोनों काम साथ करें तब क्या रहेगा, 50% याद रहेगा। और अगर हम खुद यानी कहें और खुद करें, से एंड डू दोनों करें, उस अवस्था में 90% याद रहेगा। तो यानी ये वापस वही बातें दो अभी मैंने बताई थी, वो वापस आ गया आपके। आई हियर आई फॉरगेट, मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ। आई सी आई रिमेंबर, मैं देखता हूँ याद रहता है। आई डू आई अंडरस्टैंड, यानी मैं करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ। तो ये तो क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो है क्या और किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। इसके बाद देखो, शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना उसकी कुछ क्या है, परिभाषाएं हैं, यानी उसकी डेफिनेशंस जो है जो आपको याद रखनी है। और ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं परिभाषाओं पर। और क्वेश्चन में क्या है, अब देखो 2-3 परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है, मुख्य, बाकी हमें ज़्यादा कचरा याद नहीं करना। और देखो, शिक्षण सहायक सामग्रियों की परिभाषाएं, डेफिनेशन। और परिभाषाओं में ये परिभाषा, पहले जो डेफिनेशन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरी लिखवाऊंगा अभी ऐसे ढंग से, इसका अर्थ ही बताऊंगा। अब देखो, पहली परिभाषा जो है ना किसके द्वारा दी गई, ये डेंट महोदय के द्वारा दी गई। किसने दी है ये डेंट महोदय, जिसका पूरा नाम जो डेंट महोदय का पूरा नाम इसका ये है डेंट ईसी, बोलते डेंट ईसी। इन्होंने क्या है, एक परिभाषा दी है शिक्षण सहायक सामग्री के लिए। यानी उसने क्या कहा, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, यानी वे सभी, यानी थिंग्स या वे सभी ऑब्जेक्ट्स, यानी वे सभी वस्तुएं, कुछ भी चीज़ हो हमारे सामने हो, कोई भी वस्तु हो, जरूरी नहीं कि हम जो बनाएं वही हो, कुछ भी हो सकता, कोई भी वस्तु हो सकती है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो हमारे द्वारा बोले गए और हमारे द्वारा लिखे गए जो है शब्द हैं, उनको क्या है समझने में क्या करें, सहायता प्रदान करें। यानी हमने जो बोला है, या जैसे टीचर जो बोल रहा है या टीचर जो लिख रहा है, उनको शिक्षार्थी को समझने में सहायता प्रदान करने वाली जो भी सामग्री है उसको क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। किसके अनुसार, डेंट महोदय के अनुसार। अब देखो, डेंट महोदय के अनुसार परिभाषा लिखें तो इस थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी ऐसी समस्त सामग्री क्या है, ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में
शिक्षण परिस्थिति में लिखित व मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती है। सर्वदर्शी या शिक्षण सहायक सामग्री बोल सकते हो, सर्वदर्शी सामग्री कहलाती है। तो वापस वही बातें हैं जो अभी मैंने बताई थी आपको। क्या है कि ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी शिक्षण परिस्थिति में, यानी क्लास हो सकता है, क्लास हो, अब जरूरी नहीं हर जगह क्लास ही हो। आदमी में लर्निंग हर टाइम ही होती है, अधिगम हर जगह होता है, कहीं पर भी हो सकता है अधिगम। तो कहने का मतलब है ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में हो, यानी कक्षा के अंदर काम सकते हैं, या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में, कहीं पर भी शिक्षण परिस्थिति हो, उसमें किसी लिखित या मौखिक शब्दों को, यानी जो लिखा है या बोला गया उन शब्दों को समझने में सहायता करे या समझने में सहायक सिद्ध हो, समझने में सहायता करे, उनको क्या बोलते हैं? सर्वदर्शी सहायक सामग्री कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था डेंट मोदिया ने। किसने कहा? डेंट मोदिया के द्वारा कहा गया ये। अब देखो, नाम तो आपने सुना है, बहुत बार नाम सुना आपने, ये आपकी हर जगह, कई जगह, बहुत जगह काम आएगा ये डेंट मोदिया, डेंट मोदिया। अब डेंट नाम जो है ना थोड़ा भूल जाते हैं। अगर इसका डेंट की अगर आपने फोटो देखी हो तो आपको थोड़ा याद रहता है कि डेंट इस प्रकार से था। तो एक परिभाषा रखनी है, ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा वातावरण भी हो सकती है या कक्षा के अलावा कोई भी शिक्षित परिस्थिति, उसके अंदर क्या है, बोले गए शब्द हो या लिखे गए शब्द हो या जो बोला गया है, लिखा गया है, उसको क्या करे, समझने में हमें सहायता प्रदान करे बच्चे को, उसको क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री या सर्वदर्शी सहायक सामग्री बोलते हैं। सॉरी। अब देखो इसमें डेंट मोदिया, अगर इसको आप मैं आपको दिखाऊं, डेंट देखो, डेंट मोदिया कैसा था? ये था डेंट मोदिया, इसको आप देख सकते हो। ये कौन है? ये डेंट मोदिया जिसने ये परिभाषा दी है। इसको थोड़ा सा मैं अलग दिखाता हूँ आपको, जो हो ये बड़ा करके। ये डेंट मोदिया है जिन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री के लिए आपको परिभाषा दी है, डेंट मोदिया के द्वारा दी गई। तो परिभाषा क्या है? ये परिभाषा आपको याद रखनी है। तो ये है डेंट मोदिया की परिभाषा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी आपको याद रखनी है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं परिभाषा लिख के किसके द्वारा ये शब्द कहे गए, तब तो थोड़ा याद रखना है। और ये डेंट मोदिया थोड़ा सा आपको याद रहे, थोड़ा चित्र याद रखो, देखते रहो इसको, डेंट मोदिया के द्वारा कहा गया ये तो है शिक्षण सहायक सामग्री की डेंट मोदिया की परिभाषा। अब देखो, एक परिभाषा और सेकंड नंबर दूसरी। और अब पीछे मैंने अभी कहा था कि ऑडियो विजुअल्स एड्स आर दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेज विच आर, लिखा ना पीछे, कि यानी जो विच आर इनिशिएट करें, स्टिमुलेट करें और क्या करें, रीइंफोर्स ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग को रीइंफोर्स करें। पीछे मैंने इंग्लिश में लिखी 2 लाइन, ये इन लाइनों को हिंदी में लिख दें तो है। तो ये बर्टन की परिभाषा, ये किसकी है? ये बर्टन के शब्दों में कहें तो बर्टन के अनुसार, बर्टन यूं लिख दे, बर्टन के अनुसार। ये फिलोसफर शिक्षा शास्त्री बर्टन ने शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के लिए क्या कहा उसने? अब देखो बर्टन ने क्या कहा कि वापस वही शब्द जो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया पहले, कि सर्वदर्शी सामग्री क्या है? सर्वदर्शी सामग्री वह संवेदीय पदार्थ या संवेदनशील पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं जो अधिगम को प्रारंभ करे, वह प्रेरित क्या करें? प्रेरित करती है और तथा उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं।
ये किसकी डेफिनेशन है? ये है बर्टन मोदी की। तो वापस वही है, ऑडियो विजुअल्स एड्स आर विच सेंसरी ऑब्जेक्ट से और इमेज, है ना, इमेज दोज इनिशिएट स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स द लर्निंग, लिखा ना ये। यानी सर्व्य दृश्य सामग्री वह संवेदनीय पदार्थ है जो या काल्पनिक वस्तुएं जो क्या करें, अधिगम को क्या करें, प्रारंभ करती है, शुरू करती है, अधिगम बच्चे में अधिगम शुरू हो जाएं, प्रेरित करती है यानी उसको प्रेरित करते आगे जारी रहें, और लास्ट में क्या करती है, उसको रीइंफोर्स यानी उसको पुनर्बलन प्रदान करती है, जिससे क्या बच्चा उसको रोके नहीं, आगे उसको और आगे बढ़ाता रहे। तो उस बच्चे को शिक्षण में पुनर्बलन प्रदान करें, वो क्या कहलाएगी, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएगी। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री की बर्टन की परिभाषा थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्टन एक तो डेंट मोदी की, एक किसकी होगी, बर्टन की होगी। तो बर्टन के बाद अब देखो तीसरी परिभाषा, थर्ड, और तीसरी डेफिनेशन करोगे ना थर्ड, और तीसरी किसकी है, एक महान गणितज्ञ हुए कोमेनियस, उसने भी शिक्षण सहायक सामग्री लिखा। देखो क्या कहा, कौन है, कोमेनियस। क्या नाम है, कोमेनियस है ये क्या गणितज्ञ था, ये गणितज्ञ, ये कोमेनियस महान गणितज्ञ है कोमेनियस। अगर इसको आप देखना चाहो तो कोमेनियंस को मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये कोमेनियंस है, ये महान गणितज्ञ है कोमेनियंस है, जिसने क्या है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के लिए भी कुछ शब्द कहे हैं। और इस कोमेनियंस ने क्या कहा कि बच्चे को अधिक से अधिक याद कब रहे, कि जब पाठ्य पुस्तक में क्या है अधिक से अधिक चित्रों को स्थान दिया जाए। ये किताब जो उनमें अधिक से अधिक डायग्राम बनाओ। आज को देखते हो आप छोटी क्लास में किताबें जो आती है ना, आजकल जैसे हमारे टाइम में, अपने टाइम में क्या होता था पहले कि किताब आती सिर्फ थ्योरी की, डायग्राम कोई एक दो मात्रा आते, बाकी कॉपी रखते हम साथ में। तो उसकी यानी कोई चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में क्वेश्चन होते, उन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं अलग कॉपी में लिखते थे उत्तर वगैरह उसके। लेकिन आजकल जो बुक आती है उसमें सारा वर्क जो बुक के अंदर ही होता है। छोटी क्लासें जो होती है ना, फर्स्ट सेकंड जो LKG UKG, उनमें क्या देखते हो आप कि किताब मोटी सी किताब है, पैसे भूल लेते हैं स्कूल वाले, किताब उस किताब के अंदर डायग्राम के नीचे उनके बारे में दे रखते हैं, साथ में खाली स्थान है, रिक्त स्थान जो भरने हैं, क्वेश्चन लिखने हैं साथ में, उसके आगे लिखते जाओ। बच्चे कॉपी यानी कॉपी की जरूरत नहीं, उस किताब के अंदर सारा काम करते हैं सारा, तो डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। तो कोमेनियंस ने क्या कहा कि चित्रों को क्या करें कि किताब में अधिक से अधिक स्थान दिया जाए, यानी पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक चित्रों को स्थान दिया जाए। और साथ में क्या है, आँख और कान जो है, क्योंकि सर्व्य और दृश्य दो चीज़ें हैं। तो सर्व्य तो किससे होता है, आँखों से देखना, और ये दृश्य किससे, आंखों से हो रहा है, सर्वे किससे हो रहा है, कानों से हो रहा है, सुन रहा है। तो मतलब साथ देखें साथ सुने, तो दोनों साथ साथ होने चाहिए। देख कोई वस्तु दिख रही है, दिखे भी और साथ में क्या उसके बारे में हमें सुनने को कुछ मिले, दोनों साथ साथ होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, कोमेनियंस की यानी परिभाषा बोलते हैं किसके लिए, शिक्षण सहायक सामग्री के लिए। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं कोमेनियंस की परिभाषा को लिख देता हूँ मैं आपको, ये कोमेनियस है, थोड़ा साइड में लगा देते हैं इसको। अब देखो कोमेनियस ने क्या कहा कि हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या कहा कि हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जबकि हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें तथा उनके विचार से, किनके, कोमेनियंस, तथा उनके विचार से ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अतः दृश्य श्रव्य सामग्री में आँख व कान
साथ साथ कार्य करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? कॉमेनियंस ने, यानी शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में कहा। तो यानी हमारा शिक्षण तब भी महत्वपूर्ण यानी मतलब अच्छा हो सकता है कि जब कि हम वस्तुओं में क्या चित्रों को अधिक से अधिक क्या दे हम स्थान दें, यानी पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक डायग्राम रहें। साथ में उनके विचारों के अनुसार क्या है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रिय हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति, जिसको ज्ञान के कपाट बोलते हैं, गेट ऑफ नॉलेज, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, बाहर से संवेदनाओं या ज्ञान को प्राप्त करती ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से होता है। और सर्वदर्शी सामग्री में क्या आँख कान दोनों के साथ साथ कार्य करते हैं, मतलब सर्वदर्शी सामग्री उसमें आँख और कान दोनों साथ साथ हम क्या करेंगे, काम करते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था कॉमेनियंस। इस कॉमेनियंस के द्वारा कहा गया था। तो ये कॉमेनियंस है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो कॉमेनियंस की परिभाषा है, ये थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो परिभाषा में तीसरा स्थान, थर्ड, तीसरी या चौथी परिभाषा देखो 4 नंबर। और ये भी एक इंपॉर्टेंट परिभाषा, छोटी सी परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है। और वैज्ञानिक का नाम ये गणित, ये इसका शिक्षा शास्त्री का नाम क्या है? फ्रोबेल। क्या नाम है? फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल के, थोड़ा इसको लिख देता हूँ पूरा, फ्रोबेल के अनुसार यानी क्या है? तो फ्रोबेल ने क्या कहा इसके बारे में कि हमारे पाठ जो है ना, क्या कहा कि हमारे पाठ को ठोस रूप से शुरुआत किया जाए, स्थूल, हमारे पाठ को स्थूल से शुरू व अमूर्त समाप्त होने की आवश्यकता है। तो क्या कहा फ्रोबेल ने कि हमारे पाठ जो है ना, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको स्थूल से शुरू किया, मतलब एक कॉन्क्रीट यानी ठोस, हमारे पास एक वस्तु के रूप में हो सहायक सामग्री, उससे शुरू किया जाए। और अमूर्त से समाप्त होने की आवश्यकता, मतलब बच्चे में क्या अमूर्त यानी एक इमेज बन जाए दिमाग में उस चीज़ की। इमेज जब तक नहीं बने तब तक उसको जारी रखो, तो इमेज बनानी है हमें। ये किसने कहा था? ये फ्रोबेल के द्वारा कहा गया था। अब फ्रोबेल है क्या? ये रहा फ्रोबेल, देख लो। इन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में ये बातें कही, फ्रोबेल के द्वारा कहेगी। ये फ्रोबेल है शिक्षा शास्त्री, जिसने ये कहा, क्या कहा कि हमारा पाठ जो है ना शुरू कहाँ से हो, वो एक कॉन्क्रीट यानी किससे हो, एक ठोस या क्या हो, एक मूर्त वस्तु से स्टार्ट हो, लास्ट में बच्चों क्या करें, अमूर्त तक ले जाएं, मतलब उसमें एक इमेज दिमाग में बनाएं, तो पाठ का अंत कहाँ हो, अमूर्त हो। तो ये है किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया है फ्रोबेल के द्वारा। तो ये फ्रोबेल है जिन्होंने क्या है शिक्षण सहायक सामग्री की ये परिभाषा दी थी। इस परिभाषा थोड़ा सा आपको ढंग से याद रखना है। ये शिक्षण सहायक सामग्री की फ्रोबेल की परिभाषा है। उसके बाद देखो परिभाषाओं में अगला 5वां नंबर, और पांचवी परिभाषा में क्या है, एक वैज्ञानिक था पेस्टालॉजी, ये सॉरी शिक्षा शास्त्री था पेस्टालॉजी, क्या नाम है? पेस्टालॉजी के अनुसार, पेस्टालॉजी है ना, उसने यानी किस प्रकार से इसके बारे में क्या कहा? तो उसने क्या कहा कि उन चीजों के माध्यम से सिखाएं जो बच्चों में या बच्चों के संपर्क में आती हैं। संपर्क में आती है वह उनके तत्काल हितों, भावनाओं व विचारों की चिंता करती हैं। भावनाओं व विचारों की चिंता करती हैं। कहने का मतलब क्या है पेस्टालॉजी के अनुसार
कि उन चीज़ों के माध्यम से सिखाएं, यानी शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी हो जो कि बच्चों को क्या है, तत्काल हितों की भावना, यानी तत्काल उसके काम में आने वाला, तत्काल समझ में आ जाए, तत्काल उसके भावना और विचारों को क्या करती हो, चिंता करती हो इसके बारे में, यानी उसकी तत्काल जो भावनाएं हैं, विचार है, उनके प्रति उसके क्या बिल्कुल सेट हो जाए। उस प्रकार की एक शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए। किसके अनुसार? पेस्टालॉजी के अनुसार होनी चाहिए। तो पेस्टालॉजी ने इस प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री के लिए ये परिभाषा दी है। पेस्टालॉजी हैं जिन्होंने शिक्षा शास्त्री जिन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री लिए क्या कहा कि शिक्षण सहायक सामग्री इस प्रकार से हो कि तुरंत क्या बच्चों के क्या है हितों में और उसकी भावनाओं का अगर रखें, ध्यान रखें, और तुरंत क्या उसको कोई ना कोई यानी कोई रीइंफोर्स मिले या तुरंत उसके ज्ञान में क्या हो, वृद्धि करने वाली हो, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। ये किसने कहा? पेस्टालॉजी के द्वारा कहा गया। तो ये पेस्टालॉजी हैं जिन्होंने इस प्रकार से क्या है शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताया था। ये तो ये पेस्टालॉजी, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये पेस्टालॉजी है की परिभाषा होगी पेस्टालॉजी की। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन कितनी होगी? 5 होगी। 5 किसकी होगी बताओ? एक तो होगी डेंट मोदे की। पहली तो डेंट मोदे ने क्या कहा कि यानी सर्वदर्शी सहायक सामग्री जो है वो क्या कक्षा में कोई भी कक्षा हो या कोई शिक्षण परिस्थिति हो, उसमें क्या है जो लिखे गए हैं शब्द या मौखिक शब्द उनको क्या है समझने में क्या कर दे, सहायता प्रदान हो। तो यानी इसकी मेन अब तक 5 परिभाषाएं होगी। और 5 कौन कौन सी? एक तो डेंट मोदे की, शिक्षण परिस्थितियों में क्या करें, सहायता प्रदान करें समझने में लिखे गए शब्दों को। दूसरी ये अभी हम डेंट मोदे के बारे में बताया, ये डेंट मोदे है ही, आप बता सकते हो। उसके बाद बर्टन की परिभाषा है। और बर्टन क्या कहता है कि ऐसी कोई भी वस्तुएं या काल्पनिक वस्तुएं या संवेदनशील वस्तुएं जो क्या कर दें, यानी अधिगम को, यानी पहले तो क्या कर दें, प्रारंभ कर दें, उसको फिर प्रेरित करें, फिर उसको पुनर्बल आगे प्रदान करती रहे, उसको बोलते क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री बर्टन के अनुसार। और बर्टन उसके बाद कॉमेनियंस गणितज्ञ है जिन्होंने परिभाषा दी, लंबी सी परिभाषा इसकी, और ये शब्दों में कहा गया, कुछ सेंटेंस है ये, ज़्यादा परिभाषा इतनी अधिक इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसने क्या कहा कि हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है कि जब पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक चित्रों को हम स्थान दें, और साथ में क्या है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है, इसलिए कान और आँख दोनों के साथ मिलकर काम करें, ऐसी सहायक सामग्री होनी चाहिए। दोनों को साथ में क्या है वर्जी से दोनों साथ में काम हो, वो सहायक सामग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉमेनियंस के द्वारा कहा गया। उसका चौथी परिभाषा है फ्रोबेल है। फ्रोबेल और फ्रोबेल ने क्या कहा कि ये पाठ को कहाँ से शुरू करें, स्थूल से शुरू करें, कॉन्क्रीट यानी ठोस से शुरू करें, बच्चों को दिखा के ये चीज़ें लास्ट बच्चे के दिमाग में एक इमेज बना दे, कल्पना उस चीज़ की, ये इस प्रकार से है। तो इमेज कल्पना पढ़ना वो क्या होता है, अमूर्त चीज़ होती है। तो अमूर्त पे उसको खत्म करें, वो क्या होती है, शिक्षक सहायक सामग्री होती है। उसके बाद 5वीं परिभाषा किसकी है? पेस्टालॉजी। ये पेस्टालॉजी है, शिक्षा शास्त्री पेस्टालॉजी। और उन्होंने क्या कहा कि ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री या ऐसी वस्तुएं जो बच्चों के हित संपर्क में आती है, डेली बच्चों के संपर्क में आए, तत्काल क्या बच्चों के हितों भावनाओं की क्या करें, चिंता करें, यानी तत्काल उसको क्या है कोई ना कोई उस बच्चों के दिमाग में बात बैठे, वो कौन सी होती है, शिक्षक सहायक सामग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो किसने कहा? पेस्टालॉजी ने कहा। ये पेस्टालॉजी के द्वारा कहा गई। उसके बाद लास्ट 6ठी परिभाषा जो है ना, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ी याद रखनी है क्योंकि ये हमारे से संबंधित है, हमारे भारत से संबंधित है। अधिकतर जो है ना अभी आए परिभाषा देने वाले बाहर के सारे, लेकिन अब जो लिख रहा हूँ परिभाषा ये अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी इंडिया की है। और ये क्या है, क्योंकि बोलते शिक्षा आयोग की दी गई परिभाषा है। और भारतीय शिक्षा आयोग किसको बोलते हैं? पीछे मैंने एक बार बच्चों का आरटी पढ़ाया तो उस टाइम बताया था मैंने, 1964-66 शिक्षा आयोग भारतीय है, जिसको प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग। और एक बार एग्जाम क्वेश्चन भी आया था कि कोठारी आयोग की स्थापना की गई, तो वहाँ पर लिखा होता है 1964 में स्थापना हुई, 1966 में उसकी रिपोर्ट पेश की गई। तो हमेशा लिखा आएगा 1964-66, ऐसे दोनों लिखे आएंगे। कोठारी आयोग का कार्यकाल आएगा वहाँ 1964 से 66 होता है। तो यानी कोठारी आयोग की परिभाषा है, क्या है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के अनुसार क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? अब देखो कोठारी आयोग ने क्या कहा कि कोठारी आयोग की स्थापना एक तो हुई 1900 याद रखना है 64 से 66, मतलब 64 में स्थापना की गई और 1966 में जो है ना इसकी रिपोर्ट पेश करगी कि किया गई इस रिपोर्ट को। और ये क्या भारतीय शिक्षा आयोग बोलते हैं इसको, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग है।
और इस भारतीय शिक्षा आयोग ने है ना सबसे पहले कहा था कि सबकी कॉमन एक शिक्षा हो, यानी विद्यालय स्तर पर शिक्षा को कॉमन बनाने का काम किसने किया था? ये कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। यानी विद्यालय स्तर पर शिक्षा को एक रूपता प्रदान करने का कार्य कोठारी आयोग के द्वारा किया गया। और इसकी सेकंड बात एक क्या इम्पोर्टेंट थी, इसने क्या किया? कोठारी आयोग ने कहा कि स्नातकोत्तर तक यानी MA MSc तक शिक्षा जो वो क्या है, अपनी भाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो ये दो मेन बातें थी किसकी? कोठारी आयोग की। तो शिक्षा आयोग बोलते 1964-66। और इसकी कोठारी आयोग जो है ना, इसका अध्यक्ष जो था ना, प्रेसिडेंट कोठारी आयोग का अध्यक्ष, ये था डॉक्टर DS कोठारी, जिसको बोलते दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। और दौलत सिंह कोठारी जो है ना, इनके बारे में 2-4 बातें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारतीय तो है ही, भारतीय में फिर ये अपने राजस्थानी है, इसलिए थोड़ा सा भावनात्मक रूप से थोड़ा सा हम जुड़ना पड़ता है। तो ये हमारे राजस्थानी हैं। और कहाँ के रहने वाले थे? ये उदयपुर के थे। ये कहाँ के है? ये उदयपुर के रहने वाले हैं, दौलत सिंह कोठारी, उदयपुर के। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस जवाहरलाल नेहरू के टाइम में विज्ञान नीति के अंदर जो है ना, भारत के 4 वैज्ञानिक शामिल थे। जब भारत की विज्ञान नीति बनी उस अवस्था में 4 वैज्ञानिक शामिल थे, और उन 4 वैज्ञानिकों में एक नाम किसका आता है? दौलत सिंह कोठारी का भी आता है। डॉक्टर, ये वैज्ञानिक थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, कोई शिक्षा शास्त्री नहीं थे, ये वैज्ञानिक थे, एक पहले साइंटिस्ट थे ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, एक भाभा, इसके अलावा एक CV रमन और एक है मेघनाथ शाह। ये 4 वैज्ञानिक थे जिनको विज्ञान नीति में शामिल किया था प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और उनमें दौलत सिंह कोठारी जो राजस्थान के हैं, इनको क्या है, सबसे पहले अब देखो विज्ञान नीति में शिक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। ये क्या थे? ये शिक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। और कब से कब तक? 1948 से 1961 तक ये शिक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, यानी हर जगह ये हमेशा ऊंची पोस्ट पे रहे थे। ये लास्ट में 1983 में जब इनकी मृत्यु हुई 1983 में, तब तक ये ऊंची पोस्ट पे रहे थे। 1948 से 1961 तक दौलत सिंह कोठारी शिक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। और फिर 1961 जो है ना, 61 से लेकर 1972 तक, 72 10 साल तक, और इन 10 साल तक या इनको UGC का अध्यक्ष बना दिया गया। UGC का अध्यक्ष, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो UGC का अध्यक्ष 1961 से 72 तक 10 वर्ष तक ये UGC के अध्यक्ष रहे। और प्रथम ऐसे राजस्थानी जो UGC के अध्यक्ष रहे हैं वो कौन है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो ये 2-3 बातें याद रखनी, इसके मेन अभी जो बताई है ये सारी बातें। और एक ऐसे राजस्थानी थे जिनको पद्म भूषण भी मिला, इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। और इसके अलावा इनको 1972 में एक अलग से पुरस्कार, मेघनाथ शाह पुरस्कार, जो इनके गुरु थे, डॉक्टर मेघनाथ शाह जो इनके गुरु थे, तो उनके सम्मान में इनको मेघनाथ शाह पुरस्कार भी 1972 में मिला था। और फिर 1983 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और 2011 में जो है ना, 2011 में भारत सरकार के द्वारा इनके ऊपर क्या स्टाम्प पेपर जारी किया गया था। ध्यान रखना, ये क्या कर गया था? इन पे स्टाम्प पेपर जारी किया गया था। किस पे? 1911 में। किस पे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी पे। देखो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ये हैं, ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी 1906 से 1983 तक चले हैं ये। तो दौलत सिंह कोठारी 1903 से 1986 तक ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है, ये जिनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये एक तो भारतीय तो है ही, साथ में क्या ये राजस्थानी भी हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर इनके बारे में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा मैं आपको इनकी बायोग्राफी भी दिखा सकता हूँ, अगर आप देखना चाहें
तो इनकी मैं बायोग्राफी आपको बता सकता हूँ किस प्रकार से। ये देखो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की बायोग्राफी जो है मैंने अलग से कहीं से डाउनलोड की। तो इनके ऊपर क्या है, स्टाम्प पेपर भी किया है एक बार 1911 में, 2011 में इस पर जारी किया गया था। ये दौलत सिंह कोठारी है, ये दौलत सिंह कोठारी। तो इनके बारे में मेन जो बातें अभी मैंने बताई है आपको थोड़ी सी ढंग से याद रखनी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इन्होंने क्या है, कोठारी आयोग की स्थापना इनके द्वारा की गई। कोठारी आयोग 1964-66 कोठारी आयोग की स्थापना इनके द्वारा की गई। और जब कोठारी आयोग की स्थापना की गई फिर लास्ट में 66 में शिक्षा के लिए उन्होंने क्या एक प्रपत्र तैयार किया गया था। उस प्रपत्र में उन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में 2-4 बातें कही जो याद रखनी है आपको। तो वो पॉइंट क्या है कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। तो इन्होंने कहा कि अगर भारतीय शिक्षा जो है उसको बढ़िया तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाना तो उसके लिए सहायक सामग्री जरूरी है। और शिक्षक सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। ये बात याद रखना, जहाँ पर भी ये बात लिखी हुई आ जाए वहाँ पर आप आंख नीचे कर देना कोठारी आयोग। ये लिखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। किसने कहा था, ये कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया। तो इसने क्या कहा, देखो कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में क्या है, सहायक सामग्री बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। तथा ये पॉइंट याद रखना, आगे वाला पॉइंट, तथा सहायक सामग्री, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। ये पॉइंट, और ये पॉइंट शुड बी नोटेड, यानी ये पॉइंट आपको याद रखना है मेन, कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, यानी शिक्षण जो है हो रहा है उसमें थोड़ा सा गुणों में सुधार हो, उसमें थोड़ी गुणवत्ता आई, क्वालिटी आई, सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में क्या है, सहायक सामग्री उपलब्ध करवाना जरूरी है। होनी नहीं चाहिए, मतलब उपलब्ध करवाओ, आप नहीं है तो उसको उपलब्ध करवाओ, उपलब्ध करवाना आवश्यक है, अति आवश्यक है। तथा सहायक सामग्री वास्तव में, सहायक सामग्री जो है ना, ये वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। तो ये पॉइंट जो है ना, वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये नाम आ जाए ना वहाँ पर क्या करो, आप तुरंत किसका नाम लो, कोठारी आयोग का नाम लेंगे। तो कोठारी आयोग के अनुसार ये परिभाषा आपको थोड़ी सी याद रखनी है, कोठारी आयोग की परिभाषा है। और इसी यानी दौलत सिंह कोठारी ने यानी एक बुक भी लिखी थी, और उस बुक का नाम क्या था, अगर लिखना चाहें तो उनकी किताब का नाम भी था एक, क्या नाम था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड देयर इफेक्ट, नाभिकीय विस्फोट व इसके प्रभाव। तो नाभिकीय विस्फोट पर अधिकतर कार्य किया था किसने, दौलत सिंह कोठारी के द्वारा किया गया था। तो ये तो है, क्या है, शिक्षण सहायक सामग्रियों की परिभाषा है ये। और ध्यान रखना, शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना, ये सभी प्रकार के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। बोलते हैं जैसे बच्चे मुख्य रूप से बोलते हैं कि एक तो मंदबुद्धि बच्चे हो, और एक क्या हो, दूसरा क्या हो, प्रतिभाशाली बच्चे हो। अब देखो मंदबुद्धि बच्चे जो है उनके लिए भी
यानी ऑडियो विजुअल्स एड्स इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या है, प्रतिभाशाली के लिए। अब मंदबुद्धि में ये शिक्षण सहायक सामग्री क्या काम करती है और दूसरा प्रतिभाशाली में क्या काम करेगी, दोनों बातें याद रखनी है। अब देखो मंदबुद्धि बच्चे जो है ना, और उन मंदबुद्धि बच्चों में क्या शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो उन बच्चों में छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, सूक्ष्म प्रत्यय बोलते हैं, सूक्ष्म प्रत्ययों को समझने में या उसको समझाने में, सूक्ष्म प्रत्यय उनको याद करने में, उनके प्रति क्या है तर्क शक्ति बनाने में या उनके प्रति क्या एक सोच विकसित करने में क्या है मंदबुद्धि बच्चों को सहायता प्रदान करती है। कौन? शिक्षण सहायक सामग्री। लेकिन प्रतिभाशाली बालक जो है उनको, यानी इंटेलिजेंट तो पहले से है वो, तो उनकी इंटेलिजेंस जो है, उनके पास तार्किक क्षमता है, चिंतन है, वो जो है उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं पॉलिश करने का काम करती है ये, मतलब उसको थोड़ा सा धार कर दे। उनके पास हथियार पहले से, लेकिन उस हथियार को थोड़ा धारदार बना दे। तो यानी उसकी शिक्षण सहायक सामग्री उन बच्चों के ज्ञान को क्या करती है, अधिक धारदार, वो तार्किक व चिंतन सत्ता को क्या करती है, अधिक क्या करती है, उसको तीखा बनाने का काम या उसको अधिक क्वालिटी देने का काम करती है शिक्षण सहायक सामग्री। इसको आप यूँ ऐसे लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी है क्यों, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी है क्यों। तब इसमें आप लिख सकते हो ऐसे, क्या लिखोगे कि यहाँ के लिखना चाहें तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए इस तरह से लिखना चाहिए ना, ये मंदबुद्धि चाइल्ड के लिए, और एक लिखते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। अब मंदबुद्धि में क्या करता है, देखो मंदबुद्धि में क्या काम करती है, क्या क्या सूक्ष्म प्रत्ययों, एक तो छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म प्रत्ययों या छोटी छोटी बातों को, सूक्ष्म प्रत्ययों, सूत्रों, सिद्धांतों आदि को समझने की क्षमता, का विकास करती हैं। और प्रतिभाशाली जो है ना, उनके लिए क्या काम करती है, देखो उनके लिए चिंतन में गति आ जाती है, यानी चिंतन जो उसकी थोड़ी गति उसकी फास्ट हो जाएगी, यानी अधिक सोचना लगेगा, चिंतन में गति आ जाती है अधिक सोचने की, तथा चिंतन व तर्क शक्ति में स्पष्टता आ जाती है, ये क्या है, यानी मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी ये शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी है। क्यों? कि मंदबुद्धि बच्चे जो है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए क्या करता है, ये क्या करता है, मुख्य रूप से छोटी चीज़ें उनको याद करने का, सूक्ष्म लिखा ना, सूक्ष्म प्रत्ययों, सिद्धांतों को या कोई अन्य चीज़ें, छोटी छोटी बातें उनको याद करने में, समझने में सहायता प्रदान करती है। और प्रतिभाशाली बच्चे जो है उनके लिए एक तो चिंतन में गति, यानी सोचने समझने की क्षमता जो है उसको थोड़ा बढ़ा देती है, फटाफट सोचता है बच्चा, जल्दी सोचता है। दूसरा क्या करता है, चिंतन और तर्क शक्ति में क्या स्पष्टता आ जाती है, थोड़ा उसको कन्फ्यूजन नहीं रहता, फिर तुरंत क्या है हर बात को तुरंत क्लियरली समझ लेता है वो, उसमें स्पष्टता आ जाती है। तो क्या है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी उपयोगी है और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री बहुत ही उपयोगी है। ये तो क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री के मेन है क्या, हम कहाँ तक पहुँच गए कि शिक्षण सहायक सामग्री है क्या, मीनिंग इसका। फिर हमने मीनिंग के बाद इसके कुछ 4-5 परिभाषाएं किए। फिर भारतीय कोठारी आयोग है, उसके अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री है क्या, कोठारी आयोग क्या था, किसके द्वारा दिया गया, वो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री है, ये मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी है और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी उपयोगी है। क्यों है, किस दोनों में क्या क्या काम करती है, हमने इसमें किया है। ये तो है शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ व इसकी परिभाषाएं होगी। अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट जो है वो क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री को काम में लेने का हमारा उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज एम ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी शिक्षण सहायक सामग्री या सर्वे दृश्य सहायक सामग्री का काम में लें हमें से, तो काम में लेने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो अगला पॉइंट क्या है कि शिक्षण
अगला पॉइंट लिखो, शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे ना, क्या लिखोगे इंग्लिश में कि एम्स ऑफ ए, क्या लिखोगे, टीचिंग लर्निंग एड्स, यानी टीचिंग लर्निंग एड्स जो है इनके हमारे क्या है, एम्स के, यानी किस प्रकार से हमारे लिए सहायक है ये। इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए, कई बच्चे इंग्लिश के भी तो है ना, एम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स। हमारे एम्स क्या है, टीचिंग लर्निंग एड्स के हमारे एम क्या है। एम में क्या, देखो पहला, यानी इसको काम में क्यों ले रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। और मेन उद्देश्य जो है हमारा ना, वो क्या, शिक्षण क्रिया जो है ना उसको थोड़ा सा रुचिकर और बढ़िया बनाना है, ताकि बच्चों का अधिक समझ में आए। तो इसलिए क्या है, बच्चे को क्या है, शिक्षा के प्रति यानी पढ़ने के प्रति क्या है, उसको जागृत करें। और जागृत करने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो पहला उसको उद्देश्य क्या है, फर्स्ट क्या है कि छात्रों को विषय के प्रति, छात्रों की विषय के प्रति रुचि जागृत करना। यानी सब्जेक्ट के प्रति जो बच्चे हैं ना, वो थोड़े से क्या हो जाए, रुचि जागृत हो जाए, सब्जेक्ट को पढ़ने की उनकी इच्छा हो जाए। तो इच्छा उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं हम, शिक्षण सहायक सामग्री काम में लेते हैं, ताकि बच्चे का इसमें इंटरेस्ट बना रहे। सेकंड पॉइंट क्या है, दूसरा क्या है, सबसे मेन पॉइंट वो क्या है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो चीज़, शिक्षण क्रिया करवा रहा है, तो शिक्षण कार्य जो हो रहा है वो शिक्षण कार्य थोड़ा सा निरस नहीं रहे। टीचर आया, पढ़ाया, बोर्ड पे चला गया और बच्चे से अपनी तरफ देखते रह गए, तो ये चीज़ें क्रिया नहीं हो। यानी शिक्षण क्रिया जो थोड़ा रुचि कर रहे, बच्चों को तो पढ़ने मजे आए, टीचर को पढ़ाने में मजे आए, दोनों क्रिया हो, तो उसको रुचिकर बनाने के लिए क्या करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री को काम में लिया जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि शिक्षण कार्य को, दूसरा क्या है, शिक्षण कार्य को रोचक, रुचिकर व प्रभावी व अर्थपूर्ण बनाना। यानी शिक्षण कार्य जो है ना, उस कार्य को रोचक बना दें, यानी बढ़िया तरीके से बच्चे को याद हो, रोचक बना दें, रुचिकर हो, साथ में क्या हो, प्रभावी व अर्थपूर्ण हो बच्चों के लिए। यानी शिक्षण सहायक सामग्री काम में ले रहे हैं ना, उस दौरान क्या बच्चे के अंदर के जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के लिए क्या है, एक तो प्रभावी, थोड़ा सा इफेक्टिव रहे वो, साथ में क्या उसके लिए क्या हो, अर्थपूर्ण, यानी उसके काम में आने वाली चीज़ हो, ऐसा कुछ हो जाए। तो दूसरा, थर्ड क्या, तीसरा पॉइंट क्या है, 3 नंबर, तीसरा क्या है कि जो चीज़ बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बच्चों को दे रहे हैं या शिक्षण क्रिया में करवा रहे हैं, उनको क्या है, बच्चों को उस चीज़ को प्रत्यक्ष दर्शन करवाना। ऐसे डायरेक्ट पढ़ाते रहोगे आप, जैसे अगर कह दें कि महाराणा प्रताप के बारे में एसएसटी में पढ़ा रहे हैं कि महाराणा प्रताप वो था, महाराणा प्रताप ये था, बच्चों को महाराणा प्रताप का नाम है, अगर हम आप उसका महाराणा प्रताप का मॉडल लेके जाए, घोड़े पे बैठा है महाराणा प्रताप, बड़ा भाला ले रखा है, तो आप बच्चों को दिखाई, ले जाके खड़ा कर दे, ले जाके कह दे ये महाराणा प्रताप था, बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे, हाँ घोड़ा है, ऐसे घोड़े को भाला ले वो खड़ा है महाराणा प्रताप। तो उसके दिमाग में एक ऊपर क्या है, सिर के ऊपर क्या लगा रखा है, मुकुट लगा रखा है, छाती के ऊपर या पूरे शरीर के ऊपर क्या है, पूरा कवच पहन रखा है। तो बच्चों के दिमाग में कि उसकी पिक्चर बन गई महाराणा प्रताप की, इस प्रकार से महाराणा प्रताप है। तो जो आप महाराणा प्रताप नाम लोगे ना, तुरंत बच्चों के दिमाग में महाराणा प्रताप नहीं आएगा, तुरंत उसकी फोटो आ जाएगी दिमाग के अंदर, फोटो आएगी दिमाग में, फोटो आएगी तो थोड़ा ज्ञान क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो बच्चों के दिमाग में क्या, एक फोटो क्रिएट करना, एक फोटो जो है बच्चों के दिमाग में फोटो कर रहे हैं, वो फोटो क्या, उस एक इमेज को बच्चों के दिमाग में सेट करना, उसके लिए जरूरी है कौन सी, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी उसका बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव करवाना, यानी कि ये चीज़ ये है। या साइंस में कोई चीज़ पढ़ रहे हो आप, तो क्या अगर उसका मॉडल ले जाए या वास्तविक वस्तु ले जाए, मेंढक के बारे में पढ़ रहे हो, कोई बच्चे जिनके मेंढक के बारे में पता ही नहीं, तो मेंढक ले जाओ, ये मेंढक है, चलेगा घूमेगा फिरेगा, तो बच्चे देखेंगे मेंढक इस प्रकार से मेंढक होता है। या फिर कोई पेड़ पौधे के बारे में, फूल के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप फूल लिख के जाओगे, बच्चों को दिखाओ ये गुड़हल का फूल है, बच्चे देखेंगे हाँ ये गुड़हल का फूल ऐसा होता है। तो बच्चों को क्या प्रत्यक्ष अनुभव करवाएं शिक्षण सहायक सामग्री, किसके लिए, बच्चों को डायरेक्ट क्या करवाएं कि, यानी उसको एक इमेजिनेशन करवाएं कि इस प्रकार से कोई चीज़ होती है। तो इससे थर्ड पॉइंट इसका क्या हो गया कि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष से अनुभव करवाना,
प्रत्यक्ष बच्चों को क्या करवाएं, अनुभव करवाएं। तो यानी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव करवाना, इसका एक मेन एम ये है। इसके अलावा क्या है, अगर शिक्षण सहायक सामग्री काम में लोगे ना, तो विद्यार्थियों के अंदर क्या है कि रुचि उत्पन्न हो जाएगी, विषय के प्रति क्या एक जागृति आएगी, यानी उसके पढ़ने के प्रति एक रुचि आ जाएगी। तो बच्चों क्या है, पढ़ने के प्रति बच्चों के अंदर क्या एक रुचि उत्पन्न करना, यानी रुचि जागृत करना है। यानी बच्चों क्या करें, अध्ययन के लिए क्या होंगे, वो प्रेरित हो जाएंगे, यानी जो पढ़ रहे हैं उसके लिए प्रति क्या होंगे, प्रेरित करना। तो यानी एक छात्रों को विषय के प्रति रुचि जागृत करना, और एक पॉइंट इसका क्या, अध्ययन के प्रति उसको जागृत करना। तो एक पॉइंट ये भी है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, यानी आपको पढ़ना है, बच्चे को ये थोड़ा सा प्रेरित करना है कि किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सी बातें पढ़नी है। इसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों को अगर आप दिखाओगे तो बच्चा क्या उसका अवलोकन करेगा, उसको देखेगा, अवलोकन करेगा, यानी उसको देखने की क्षमता, अवलोकन की क्षमता उत्पन्न होगी। उसका निरीक्षण करेगा, किस प्रकार से कैसी है, तो उसका निरीक्षण क्षमता है। तर्क शक्ति, तर्क वितर्क करेगा, उस साथ में चिंतन करेगा, सोचेगा कि इसमें ऐसा क्या है, तो उसमें चिंतन शक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। तो ये सब करने के लिए क्या करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री को काम में लिया जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है इसका, कि छात्रों की अवलोकन, निरीक्षण, कल्पना, तर्क व चिंतन करने की शक्ति विकसित करना। देखो थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि पेन थोड़ा मोटा है। ये पेन जो है ना, ये जो पावर पेन है थोड़ा मोटा है, तो अपना वाला पेन थोड़ा पतला आता है तो ढंग से लिखा जाता है। इससे थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो ज़्यादा नहीं, इतना है नहीं, फिर भी आप इसको थोड़ा ऐसा लिखा है कि आराम से इसको आप समझ सको, देख सको, तो आप इसको अपनी भाषा में आराम से लिखो। छात्रों को अवलोकन, निरीक्षण, कल्पना, तर्क, चिंतन शक्ति क्या करना, उसका विकास करना, ये भी क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है ये। इसके बाद क्या है, छठे में क्या है कि शिक्षण क्रिया जो उसको क्या है, एक तो बोधगम्य यानी याद रहे, बच्चों को याद हो जाए, बोधगम्य और सरल आसान हो जाए शिक्षण क्रिया, उसको करने के लिए क्या करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। छठा क्या है इसका, कि विषय को अधिक स्पष्ट, सरल व बोधगम्य बनाना। तो ये क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री के क्या है, उद्देश्य है हमारे, क्या है, किस प्रकार से, यानी शिक्षण सहायक सामग्री हम काम में क्यों ले, इसका कारण क्या है। तो हमारा उद्देश्य क्या लेने का, तो उद्देश्य में देखो दोबारा रिपीट कर लेना क्योंकि थोड़े से याद रखने सॉरी, एग्जाम में आने इसमें हर टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट रहे ना, हर चीज़ थोड़ी सी आपके ध्यान में, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ इसमें क्या है, हल्की नहीं है। उद्देश्य है कि इसमें 5-7 लाइन रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो हर चीज़ थोड़ी समझ लो आप, उसको आप आराम से भी याद कर सकते हो। और मैंने इसको हर चीज़ को क्या, बहुत सारी किताबों मिलू के सबका सार लिखा है मैंने बढ़िया तरीके से, ताकि आपको और इधर भटकना ना पड़े। और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे बाहर एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। अब देखो शिक्षण सहायक सामग्री उद्देश्य क्या है, हमारे उद्देश्य में क्या है, एक छात्रों की विषय के प्रति क्या है, रुचि जागृत करना, सब्जेक्ट के प्रति बच्चा थोड़ा सा जागृत हो जाए। दूसरा क्या है, शिक्षण कार्य को रोचक व रुचिकर व प्रभावी अर्थपूर्ण बनाना, यानी शिक्षण कार्य जो उसको थोड़ा रुचिकर बना दे, बच्चों को बढ़िया समझ में आए, प्रभावी बना दें और रोचक बना दें, साथ में क्या अर्थपूर्ण बनाएं, ताकि उसका कुछ सार हो बच्चों को बनाने का। उसके अलावा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव करवाना, बच्चे उनको क्या डायरेक्ट कोई चीज़ दिखा दें, उसको क्या उस चीज़ को प्रत्यक्ष दिखाने का ही भी क्या हमारे अंदर क्या है कि ये इस प्रकार सामग्री उपलब्ध हो जाए। तो यानी बच्चों को क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव करवाना। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, साथ में क्या बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए सहायक सामग्री उपयोगी है। साथ में क्या छात्रों का अवलोकन, निरीक्षण, कल्पना, चिंतन शक्ति विकसित करना बच्चों में, ये करने के लिए भी हम क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा लास्ट उद्देश्य क्या है, विषय को अधिक रुचि या अधिक स्पष्ट, सरल व बोधगम्य बनाना है, यानी याद करने योग्य बनाने के लिए हमें क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री काम में लेनी पड़ती है। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री के हमारे क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य के बाद देखो अगला, इसके बाद अब देखो मीनिंग हो गया, परिभाषा होगी,
परिभाषा के बाद तीसरा पॉइंट है इसकी उद्देश्य, यानी इसके कौन कौन से एम्स हैं जो कि शिक्षण सहायक सामग्री यानी हम काम में ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, इसका हमारा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य किया हमने। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री है ना, इसकी हमें क्या आवश्यकता है और इसका महत्व क्या है, यानी इसकी नीड क्या है और इसका इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमें करना है। तो अगला एक पॉइंट याद रखना और इस पॉइंट को लिखना, और क्या लिखोगे, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स। हिंदी में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, SST वाली थोड़ी दिक्कत रहती है। देखो, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स, मतलब नीड मतलब आवश्यकता और इम्पोर्टेंस यानी महत्व है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता और उसका महत्व क्या है। अब देखो वैसे लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके मेन पॉइंट बता रहा हूँ, उस पॉइंट उन पॉइंटों को हम क्या करेंगे साथ साथ इसको डिस्क्राइब करते चलेंगे, साथ में समझते चलेंगे। पॉइंट याद रखने आपको कि शिक्षण सहायक सामग्री की हमारे क्या आवश्यकता है और इसका महत्व क्या है। देखो आवश्यकता में क्या है, पहला पॉइंट नंबर 1, पहला क्या है, ज्ञानेंद्रियों का महत्व है। पहला क्या, ज्ञानेंद्रियों का महत्व है। इंग्लिश वाले लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिखो तो लंबा हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियों का महत्व है, या इसको बोल सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियों का महत्व है। यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना, अब हम ये कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियां जो है ना, ये हमारे ज्ञान के द्वार होती हैं, गेट ऑफ नॉलेज। और शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना, वो क्या करती है, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय वस्तु को इस प्रकार से बनाती है जिनको क्या हमारी ज्ञानेंद्रियां आसानी से क्या करें, ग्रहण कर सकें। और जो चीज़ें हमारी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण कर लेगी ना, वही हमारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क के अंदर जाएगी, हमें याद हो जाएगी। तो क्या करती है, शिक्षण सहायक सामग्री यानी उस विषय वस्तु को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने के योग्य बनाती है, जिससे क्या हमारी ज्ञानेंद्रिय ग्रहण करके क्या हमें ज्ञान देती है या हमारे दिमाग में वो चीज़ें छप जाती है। तो ज्ञानेंद्रिय क्या है, यानी क्या है, ये ज्ञान के द्वार है। अब याद रखना, ये गेट ऑफ नॉलेज, ज्ञानेंद्रिय क्या, ज्ञान के द्वार है। लिख देंगे, मनुष्य में ज्ञान के द्वार होते हैं आकाशवाणी से, या मनुष्य में ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञानेंद्रियों से, आकाशवाणी से, पुस्तकों से। इसे लिख दे 4, किससे प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञानेंद्रियों का महत्व क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति इसकी सहायता से होती है। दूसरा क्या है, 2 नंबर, स्थूल यानी कॉन्क्रीट यानी ठोस, स्थूल व प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण का महत्व है। स्थूल व प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण का महत्व, इसको आप यूँ बोल सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एंड कॉन्क्रीट प्रेजेंटेशन बोल सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एंड कॉन्क्रीट प्रेजेंटेशन यानी स्थूल व प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण का महत्व है। मतलब यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो है उससे क्या है, हमें ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। यानी उसमें हम क्या करते हैं, कोई वस्तु जो है शिक्षण सहायक सामग्री में जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हो, उस विषय वस्तु से संबंधित क्या हम क्या करते हैं, कोई मॉडल या चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी उसकी एक ठोस चीज़ आपके सामने प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इससे क्या हमें स्थूल व प्रत्यक्ष क्या ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसके वाले को 3 नंबर 3rd पॉइंट है। तीसरा क्या है, स्पष्ट व स्थायी धारणा। स्थायी धारणा क्या लिखोगे, क्लियर कट कंसेप्ट। इंग्लिश में क्या लिखोगे, क्लियर कट कंसेप्ट यानी स्पष्ट व स्थायी धारणा। मतलब यानी शिक्षण सहायक सामग्री से प्राप्त होने वाला ज्ञान बिल्कुल क्या रहेगा, स्पष्ट और स्थायी रहेगा। अभी हमने किया था कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। तो आप देखोगे, अभी किया था हमने, सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ, देखता हूँ तो याद रहता है, करता हूँ तो यानी भूल नहीं पाता हूँ या अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो आप काम में ले रहे हो, आप उसको प्रत्यक्ष देख रहे हो, आप
तो आपके क्या है, इससे ज्ञान स्पष्ट रहेगा और क्या रहेगा, स्थायी यानी क्लियर कट कंसेप्ट है ये। उसके बाद चौथा 4 नंबर क्या है, रोचक यानी रोचकता व मनोरंजन का महत्व है। रोचकता व मनोरंजन का महत्व है, इसका अर्थ क्या हो गया कि इस क्रिया में जब शिक्षण सहायक सामग्री काम में लेंगे ना, तो उससे क्या है, विद्यार्थियों में क्या एक रोचकता बनी रहती है, विद्यार्थियों में रुचि बनी रहती है उसके प्रति कि आज सर आएंगे, आज पता नहीं सर क्या लेके आएंगे, हमें पढ़ाएंगे तो उसमें क्या दिखाएंगे। और अब जैसे कई बार टीचर आप जैसे बीएड वगैरह की ना, तो उस दौरान आप चार्ट वगैरह लेके जाते थे साथ में शिक्षण सहायक सामग्री। उस क्रिया में क्या करते थे आप, उसके ऊपर कोई ना कोई अखबार लगा के उसको ढक के रखते थे, बच्चों के सामने ऐसे बिल्कुल स्पष्ट और दिखाई देता नहीं था। वो आपको बोलते थे जब कंटेंट आए, जब दिखाना हो तब उसको काम में लेना। आगे पढ़ेंगे हम कि सावधानी कौन सी रखनी है, उस सावधानी में आएगा कि उसका उपयोग तभी करें जब उसकी आवश्यकता हो। तो आपको उसी टाइम उसका उपयोग करना होता है जब उसकी आवश्यकता होती, तब तक उसको आप छिपा के रखते हो। तो बच्चों के छिपा के रखो तो बच्चों का ध्यान भी रहेगा, ऐसे सर ने या मैडम ने आज कुछ छिपा के रखा है, आज कुछ अलग से दिखने मिलेगा हमें। तो बच्चों में एक उत्सुकता रहती है, रोचकता बनी रहती है। साथ में क्या एक रोचकता और एक मनोरंजन, बच्चों में क्या एक इंटरटेनमेंट भी रहता है, यूँ कि आज कुछ देखेंगे तो बच्चों में क्या एक खुशी का माहौल भी रहता है। जिससे क्या शिक्षण सहायक सामग्री से क्या एक रोचकता बनती है, दूसरा क्या है मनोरंजन भी बच्चों का होता है, साथ में क्या है बोर भी नहीं होती वो। इसके अलावा क्या 5वां क्या है, ध्यान व एकाग्रता का महत्व है, यानी महत्व लिख रहे हैं इसके इंपॉर्टेंस यानी नीड। ध्यान व एकाग्रता का महत्व, इससे बच्चों में क्या है ध्यान बढ़ता नहीं है। शिक्षक अगर पढ़ा रहा है उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री उसने लटका रखी है या सामने रख रखी है, बच्चों को बता रहा है उसके बारे में, तो बच्चों का ध्यान शिक्षण सहायक सामग्री पर रहेगा, हटेगा नहीं। तो उसमें क्या है कि एकाग्रता बच्चों में क्या है उसमें बनी रहती है, उसी विषय वस्तु के प्रति वो ध्यान से सुनता है और आराम से उसको याद कर सकता है। तो इसमें ध्यान व एकाग्रता क्या है दोनों बनी रहती है, इसका भी इसमें महत्व है। इसके बाद देखो 6 नंबर छठे में क्या है, शिक्षक के लिए सरलता। शिक्षक के लिए सरलता, शिक्षक के लिए सरलता। सरलता का मतलब शिक्षक जो है ना, जो शिक्षण क्रिया करवा रहा है यानी जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है, अगर शिक्षण सहायक सामग्री उसके पास में हो तो उसको समझाने में, शिक्षण सहायक सामग्री साथ में रहे तो उसको विषय वस्तु को समझाने में, साथ में क्या बच्चों को उसके प्रति ज्ञान देने में उसको क्या रहे थोड़ी सी सरलता रहती है, आसानी से बच्चों को बातें बता सकता है, समझा सकता है। जैसे आप करते हो कई बार पढ़ाते हो, तब आप भी पढ़ाते हो, उस अवस्था में बीएड वगैरह में पढ़ाया तब भी आप इसी प्रकार से ऐसी वस्तुओं का यूज़ कर रहे थे जिससे क्या बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। जिससे क्या है टीचर को भी आसानी रहती है कि आराम समझ में आ जाए, ज़्यादा माथापच्ची ना करना पड़े। तो इससे क्या है शिक्षक के लिए थोड़ी सरलता हो जाती है इससे। और इसके बाद 7वां क्या है, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन। बालक के व्यवहार में क्या अपेक्षित परिवर्तन, तो इसका मतलब शिक्षण सहायक सामग्री है ना, अगर उसका कोई टीचर यूज कर रहा है तो पहले तो जैसे एक कोई बच्चा था वो पढ़ता ही नहीं था क्लास के अंदर, शिक्षक ने आया किताब ली, किताब पढ़ के चला गया, बच्चों की रुचि नहीं किसी पढ़ने के लिए। अध्यापक आती, बच्चों के मन में निरस्ता आ जाती थी कि गुरुजी आ गया अब माथो मारेगा, सिर दुखना जाओगो, फालतू में क्या करा, टाइम पास किया होगा, आधा घंटा क्या कटेगी। इसका मतलब बच्चों में एक निरस्ता थी। लेकिन जब जो शिक्षण सहायक सामग्री का टीचर ने उपयोग करना शुरू कर दिया, उस अवस्था में क्या है बच्चों में पहले तो माहौल क्या था उनके दिमाग में, या कह दें उसके व्यवहार के साथ पढ़ने के प्रति उसकी रुचि नहीं थी। लेकिन जो ही शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों ने काम में लेना स्टार्ट कर दी, तो अध्यापक जो ही शिक्षण सहायक सामग्री काम में ली, बच्चों के व्यवहार में तुरंत क्या गया परिवर्तन आ गया। बच्चे क्या अब पहले पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन अब क्या पढ़ने के प्रति उनकी क्या होगी रुचि उत्पन्न होगी। तो इस शिक्षण सहायक सामग्री से बच्चों के व्यवहार में क्या एक अपेक्षित क्या आता है परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन को करने के लिए भी क्या शिक्षण सहायक सामग्री बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें ये 5-7 ये मेन इसके क्या नीड एंड इंपॉर्टेंस है। थोड़ा एक बार दोबारा देख लो। ये देखो इंपॉर्टेंस में क्या, एक तो क्या है ज्ञानेंद्रियों का महत्व है, मतलब प्राप्त ज्ञान क्या ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। तो ज्ञानेंद्रियाँ क्या है अधिक उनको एक्सेप्ट करती है जो बिल्कुल साफ दिखता है, सुनता है, प्रत्यक्ष जो चीज़ें हो। और शिक्षण सहायक सामग्री प्रत्यक्ष होती है तो प्राप्त ज्ञान क्या रहता है स्थायी होता है। दूसरा स्थूल व प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण, बच्चों के सामने क्या एक कॉन्क्रीट यानी एक ठोस के रूप में एक प्रस्तुत कोई मॉडल ले जा रहे हो आप, तो वह बिल्कुल सामने एक प्रस्तुत है वो।
तो बिल्कुल बच्चे के उसको प्रत्यक्ष देख सकते हो, तो प्रत्यक्ष है, स्थूल है। तीसरा क्या है, स्पष्ट व स्थायी धारणा। बच्चों को क्या है, एक स्पष्ट ज्ञान मिलता है और उनके बीच में, उनके दिमाग में क्या है कि स्पष्ट धारणा बनती है। रोचकता और मनोरंजन का महत्व है, मतलब बच्चों के क्या है, उसके प्रति क्या है, शिक्षण के प्रति रोचकता बन जाती है, यानी जो पढ़ रहे हैं उसके प्रति रोचकता, और साथ में क्या है, बच्चों का मनोरंजन भी होता है, वो थोड़े से इंटरटेनड भी रहते हैं। उसके बाद ध्यान व एकाग्रता का महत्व है, मतलब बच्चों का क्या है, विषय वस्तु के प्रति ध्यान भी रहता है और एकाग्रता भी बनी रहती है। उसके बाद शिक्षक के लिए सरलता, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की थोड़ी क्या रहेगी, सरलता रहेगी, अध्यापक आराम से शिक्षण कार्य करवा सकता है। उसके बाद बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, यानी बालक के व्यवहार में क्या है, परिवर्तन आता रहता है। ये तो यहाँ तक तो हमारी 4 बातें होगी, ध्यान रखना। 4 बातें कौन कौन सी? एक तो शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ क्या है, अर्थ मैंने 5 लाइन लिखाई मेन वो आपको याद रखनी है, उसका अर्थ है किस प्रकार से क्या होती है वो। दूसरा उसकी परिभाषाएं, 5-7 लिखाई परिभाषाएं मेन वो आपको याद रखनी है, एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, परिभाषाएं। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने, शिक्षण सहायक सामग्री जो है उसका उद्देश्य क्या है, यानी हम उसको काम में क्यों ले रहे, कारण किया, तो हमने उसका कारण किया है। और लास्ट चौथा पॉइंट हमने क्या किया है, शिक्षण सहायक सामग्री उसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस, यानी उसका महत्व और उसकी यानी आवश्यकता क्या है, हमें तो किस लिए आवश्यकता है, वो हमने इसमें 5-7 पॉइंट किए हैं ये। अब इसमें एक तो क्या पॉइंट रह गया कि अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री उसका गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन हो, यानी अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होगी, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए जो आपको आगे ध्यान रखने हैं। और इसके बाद एक पॉइंट क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री जब आप काम में लो तो हमें कौन कौन सावधानी काम में लेनी है, जिससे शिक्षण सहायक सामग्री अधिक रुचिकर रहे, अधिक महत्व वाली बनी रहे, तो सावधानियाँ दिखाएंगे। उसके बाद हम फिर इसके टाइप्स करेंगे, टाइप्स करने के बाद फिर इंडिविजुअल हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे, कौन सी सहायक सामग्री एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं वो अलग करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में इसके आगे जो है इसके गुण करेंगे, इसकी सावधानियाँ करेंगे, उसके बाद इसके प्रकार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल फिर दोबारा करते हैं।